देखिए, इतिहास में ना कुछ साल बड़े ही अजीब होते हैं। ऐसे साल जो आने वाली सदियों की कहानी लिख देते हैं। आज हम ऐसे ही 4 सालों को करीब से जानेंगे, जिसमें एक इंसान का विश्वास टूटता है, फिर जुड़ता है, और वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। ये कहानी है मोहनदास गांधी के महात्मा बनने की और एक वफादार के विद्रोही बन जाने की। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब सोचिए, एक 45 साल का दुबला पतला वकील उस ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। चलिए इस कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 9 जनवरी 1915 से। मोहनदास गांधी कोई 20 साल बाद भारत वापस लौटते हैं। लेकिन उनकी वापसी में कोई शोर शराबा नहीं था, कोई बड़ा जश्न नहीं, एकदम शांत आगमन। पर यह खामोशी आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का इशारा थी। उस वक्त अगर कोई गांधी को देखता तो शायद ही यकीन करता कि ये आदमी इतिहास बदलने वाला है। साधारण से कपड़े, कमजोर सी काया, वो एक समाज सुधारक ज्यादा लगते थे, कोई क्रांतिकारी नहीं। भारत आते ही उन्हें अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से एक बड़ी कीमती सलाह मिली। गोखले जी ने कहा, देखो, अगर असली भारत को समझना है तो 1 साल तक पूरे देश में घूमो, आंखें और कान खुले रखना, लेकिन मुंह बंद रखना। गांधी जी ने इस बात को एकदम गांठ बांध लिया। पर गांधी जी अकेले नहीं आए थे। वो अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आए थे जो तोप और तलवार से कहीं ज्यादा ताकतवर था, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं था, इसका मतलब था सत्य के लिए आग्रह करना। ये कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की सबसे बड़ी निशानी थी। तो थ्योरी तो तैयार थी, पर प्रैक्टिकल का क्या? अब वक्त था इस नए हथियार को भारत की जमीन पर आजमाने का। और गांधी ने एक के बाद एक 3 लड़ाइयां लड़ी और तीनों में जीते। इसे ही इतिहास में सत्याग्रह की हैट्रिक कहा गया। ये 3 जीतें थीं, 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद और फिर उसी साल खेड़ा। इन 3 जीतों ने यह साबित कर दिया कि अहिंसा में वाकई बहुत दम है। और देखते ही देखते गांधी पूरे भारत के नेता बन गए। पहली जीत मिली बिहार के चंपारण में। वहां उन्होंने नील किसानों को अंग्रेजों के जुल्म से आजाद कराया। ये भारत में सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी जीत थी। और पता है, इसी आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा नाम दिया। दूसरी जीत मिली अहमदाबाद में, मिल मजदूरों के हक के लिए। और यहीं पे गांधी ने पहली बार अनशन यानी भूख हड़ताल को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया। नतीजा यह हुआ कि मिल मालिकों को झुकना ही पड़ा। और हैट्रिक पूरी हुई गुजरात के खेड़ा में। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, लेकिन सरकार टैक्स मांग रही थी। तब गांधी ने पहली बार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और फिर क्या था? सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब देखिए, गांधी की यह बढ़ती हुई ताकत देखकर ब्रिटिश हुकूमत की तो नींव ही हिल गई। वो डर गए थे, और डर में इंसान अक्सर गलतियां करता है। अंग्रेजों ने भी एक ऐसी ही गलती की जो उनके ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। उन्होंने एक ऐसा कानून पास किया जिसके बारे में सिर्फ यही 3 बातें कही जाती थी। एक ऐसा कानून जहां इंसाफ की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, ना कोई अपील, ना कोई वकील और ना ही कोई दलील। इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट, एक काला कानून। मतलब सरकार सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को बिना कोई केस चलाएं, जब तक चाहें, जेल में बंद रख सकती थी। जाहिर है, इस कानून ने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। और इसी गुस्से के बीच भारतीय इतिहास का वो सबसे काला दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहां से कहानी का मिजाज और एहसास दोनों ही पूरी तरह से बदल जाएंगे। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का त्योहार था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब। कुछ लोग शांति से रॉलेट एक्ट का विरोध करने आए थे, पर ज्यादातर तो बस बैसाखी का मेला देखने आए थे। और सबसे जरूरी बात, वो सब निहत्थे थे। तभी वहां ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी फौज लेकर पहुंचता है। वो बाग से बाहर निकलने का जो एक ही पतला सा रास्ता था, उसे बंद करवा देता है। ना कोई चेतावनी, ना भीड़ को हटने का आदेश, कुछ नहीं। और फिर वो गोली चलाने का हुक्म दे देता है। 1 या 2 मिनट नहीं, पूरे 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं, तब तक जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गईं। उन बेबस लोगों पर जिनके पास भागने का कोई रास्ता तक नहीं था। कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। हर तरफ चीख पुकार मची थी।
लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बाघ के कुएं में कूद गए। वो कुआं कुछ ही देर में लाशों से भर गया। और इस वहशीपन के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा जानते हैं? कि सिर्फ 379 लोग मारे गए हैं, जबकि सच तो यह है कि 1000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान गई थी। इस हैवानियत से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि तक वापस कर दी। यह सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये ब्रिटिश राज के असली चेहरे का पर्दाफाश था। और इस एक घटना ने उस मोहनदास गांधी को हमेशा के लिए बदल दिया, जो अब तक अंग्रेजों के न्याय में थोड़ा बहुत यकीन रखते थे। यही वो टर्निंग पॉइंट था। जलियांवाला बाग से पहले के गांधी एक वफादार नागरिक थे, जो सिस्टम के अंदर रहकर सुधार चाहते थे। लेकिन इस नरसंहार के बाद वो उस साम्राज्य के सबसे बड़े विद्रोही बन गए। अब उन्हें सुधार नहीं, पूरी आजादी चाहिए थी। इस हत्याकांड ने अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह की साझेदारी की हर उम्मीद को हमेशा के लिए दफन कर दिया। और कहते हैं ना, इसी राख से एक नए आंदोलन का जन्म हुआ, असहयोग आंदोलन, जिसने पहली बार पूरे भारत को एक साथ खड़ा किया और ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, अगर जलियांवाला बाग की वो भयानक घटना कभी हुई ही ना होती, तो क्या भारत की आज़ादी का इतिहास वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।